आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, राजस्थान एमपी पीएससी हो गया, तो इनमें कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बिना एनसीईआरटी किताबें पढ़े हुए कुछ नहीं उखड़ने वाला है। आपकी तैयारी में एनसीईआरटी किताबों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिए हर कोई आप लोगों को सलाह भी देता है। पर आप देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि एनसीईआरटी किताबें मिलेंगी कहाँ, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कैसे इसके नोट्स बनाने हैं। तो इन्हीं सब का समाधान करने के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। और आपके दिमाग में अगर यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, चाहे वो पैटर्न को लेकर हो, तैयारी को लेकर हो, फॉर्म भरने को लेकर हो या सिलेबस को लेकर हो, तो इस प्लेलिस्ट सूची को आप लोग कवर कर लीजिएगा। यूपीएससी एग्जाम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है और इसमें बहुत सारी क्लासें आपकी पढ़ी हुई है। पुराने क्वेश्चंस पेपर पर भी हम लोगों ने बात की हुई है और मुझे ऐसा मानना है मेरा, और मुझे यकीन भी है कि इस प्लेलिस्ट सूची को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो आपकी दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब आप लोग इस प्लेलिस्ट सूची को कवर कर लीजिए। और अगर आपके दिमाग में एनसीईआरटी किताबों से संबंधित कोई भी डाउट है कि कौन सी किताबें कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे पढ़नी है, तो इस प्लेलिस्ट एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो बनी हुई है, इसे कवर कर लीजिएगा। आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आप सबने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतिहास की कक्षा 8वीं की किताब के बारे में बात की थी कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसका नाम है हमारे अतीत 3 के नाम से। और अभी तक हम लोग कक्षा 6वीं की इतिहास की किताब, कक्षा 7वीं की, कक्षा 8वीं की कवर कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हमें बात करनी है सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास की कक्षा 9वीं की किताब के बारे में। और इस किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व 1 के नाम से। और फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरी अगर बात आपको माननी है, वैसे तो आप लोग आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको पढ़ना हो। कई लोग क्या करते हैं कि पहले कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी किताबें उठाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद कक्षा 7वीं में जाते हैं, फिर कक्षा 8वीं में जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा थोड़ा सोचना और समझना अलग है और सलाह भी देना अलग है। पहले आप लोग एक सब्जेक्ट की किताबें उठा के देखिए और उन्हें पूरा खत्म कीजिए, उन्हें पढ़िएगा आप लोग, उन्हें समझिएगा आप लोग। फिर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें पढ़िए आप लोग। इससे क्या रहता है कि आप लोग एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ पाते हैं और मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग समझ भी पाते हैं और कड़ी आपकी बनी रहती है। और इससे क्या रहता है कि आप लोगों को बहुत बेहतर परिणाम भी मिलते हैं और समझ में भी आ पाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान, और कक्षा 9वीं में आप लोग जब होंगे तो सामाजिक विज्ञान के नाम से इसे आप लोग जानते थे, और ये इतिहास के लिए है, कक्षा 9वीं के लिए है, ये आप लोग याद रखिएगा। और कहीं से भी आप लोग खरीद सकते हैं, अगर पास में आपकी दुकान है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपने देखिए कि सभी किताबें मैंने डाल दी है। और भी कोई स्पेशल किताब रहती है तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बारे में भी, उसकी पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो मेरी तरफ से जितना हो सकता है स्टडी मटेरियल आप लोगों को देता रहूँगा। और मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो बेझिझक आप लोग नीचे बताया करिएगा। ठीक है, देखिए 115 रुपये की एक किताब आती है, बहुत ही सस्ती किताब है और कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की एक बड़ा नॉर्मल किताब है, आसानी से आप लोग समझ में आ जाएगा। कक्षा 9वीं से आप लोगों को थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और आप देखिए, जब आप लोग शब्दों की परिभाषा ही नहीं समझेंगे, शब्दों के बारे में ही नहीं समझेंगे, तो आगे आप लोग क्या पढ़ोगे? कैसे स्पेशल कोई बुक्स आपके सामने आएगी और कोई आप देखिए कि स्पेशल कोई शब्द आ गया आपके सामने, तो आप लोग समझ में ही नहीं आएगा कि कैरियर क्या होते हैं,
शिल्पी क्या होते हैं, राजा क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि आप लोग बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी किताबें पढ़िए। समझ रहे हैं आप लोग? इतिहास और बदलती दुनिया, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए जब हम अखबारों में दुनिया भर की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो आमतौर पर हम ठहर कर उन घटनाओं के लंबे इतिहास के बारे में नहीं सोचते हैं। चीज़ें हमारी आंखों के सामने बदलती रहती हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि वह बदल क्यों रही है। पहले आप देखिए, लोग घर नहीं बनाते थे, फसल नहीं उगाते थे, जंगलों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। फिर आपने देखा उनमें सोचने की क्षमता आई, उन्हें लगा कि हम घर बनाएं, स्थायी रहें और खेती करें। तो आप देखते हैं पशुओं को पालना उन्होंने पाला। सबसे पहले आप देखते हैं कि कुत्ते को पालना शुरू किया। तो ये सब चलती रही है। कक्षा 6वीं से आप देख 10वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का मुख्य जोर यही समझने का है कि समकालीन विश्व कैसे बना है। ठीक है, और कक्षा 9वीं 10वीं में आप लोग यही पढ़ेंगे। और पिछली कक्षाओं यानी कि कक्षा 6वीं से 8वीं में आपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आप लोग, और अगले 2 सालों में यानी कि 9वीं और 10वीं का इतिहास की पुस्तकों में आप यह जानेंगे किस तरह भारत के अतीत की कहानी दुनिया के लंबे इतिहास से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसमें जब तक हम इस संबंध पर विचार नहीं करेंगे, जब तक कि इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि भारत में क्या और कैसे हो रहा है, यह बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज तमाम अर्थव्यवस्थाएं और समाज दिनों दिन गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। इतिहास को हमेशा भौगोलिक सीमाओं में बंद करके नहीं देखा जा सकता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं को ही अपने अध्ययन का एकमात्र केंद्र बिंदु मान लेना ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक छोटे से क्षेत्र, एक इलाके, एक गांव, किसी रेगिस्तानी पट्टी, किसी जंगल या किसी पहाड़ पर ध्यान केंद्रित करने से हमें लोगों के जीवन में मौजूद भारी विविधता और उन इतिहास को समझने में मदद मिलती है जिससे किसी राष्ट्र का इतिहास बनता है। तो ये सब पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप देखें, इतिहासकार फर्नांड ब्रोदेल के शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि विश्व के बिना राष्ट्र की बात नहीं की जा सकती है। ये फ्रांसीसी इतिहासकार हैं। चलिए, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा और ये आप लोग पढ़ लिया करिएगा, थोड़ा देख लिया करिएगा। दोनों किताबों के खंड 1 में कुछ ऐसी घटनाएं और प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है जो आधुनिक विश्व को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस साल खंड 1 में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाथसीवाद के बारे में पढ़ेंगे और अगले साल आप भारत में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, विरोधी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग खंड 2 में नाटकीय घटनाओं पर दृष्टिपात करते हुए हम लोगों के जीवन की समस्याओं, सामान्य बातों, उनकी आर्थिक गतिविधियों, आजीविका के स्वरूप तक जाएंगे, आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा। और इसमें आप देखेंगे जो पाठ्यपुस्तक विकास में जिनका योगदान रहा है ये सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं और देख लिया करिएगा। जब भी आप लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए, ये विषय सूची है, इसमें कौन कौन से अध्याय आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे खंड 1 आप लोग देखेंगे और इसमें आप लोग घटनाएं और प्रक्रियाएं देखेंगे। सबसे पहले आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप लोग नास्तिवाद और हिटलर का उदय हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग खंड 2 में आएंगे, इसमें जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। 5वें अध्याय कह सकते हैं आप लोग, आधुनिक विश्व में चरवाहे, आभार, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, चरवाहों के बारे में। फिर आप लोग देखेंगे कि इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाता है, इतने 5 टॉपिक एक तरह से आप लोग कवर करने, 5 अध्याय। ठीक है, खंड 1 और खंड 2 में ये बटी हुई है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए एक अध्याय हम लोग पहला देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। और आप लोगों को बता रहा हूं कि पहली बार जब आप लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी छोड़िए, तब आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है। पहली बार में कभी नोट्स बनाने की कोशिश ही नहीं करना है। 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से नोट्स, किन पॉइंटों के आप लोगों को बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि अधिकतर नोट्स अपने दिमाग में ही बनाया करिएगा, क्योंकि जब पेपर में आप लोग बैठेंगे तो आपका दिमाग ही आपके सामने जाएगा, आपके साथ जाएगा और परीक्षा में आपकी मदद करेगा। कोई किताब आपके साथ नहीं जाने वाली है वहाँ।
तो अधिकतर काम आपको दिमाग में ही नोट्स बनाने का करना है, और बाकी जो पॉइंट भूलने की स्थिति में होते हैं, आपको रिवीजन की आगे जरूरत पड़ेगी परीक्षा के टाइम पर, उसके नोट्स आपको बनाना है और बड़े शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, इसमें जैसे देखिए खंड 1 हो गया आपका, और खंड 1 में आप लोग देखेंगे बड़े आसान शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप लोगों को कोई परेशानी होगी। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नास्तिवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में आप लोग देखेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। और ये आप लोग देखिए फ्रांसीसी क्रांति हो गई, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और सम्राट की सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, और अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने के आदेश देने वाला है। तो यहीं से आप देखते हैं शुरू होती है। आप लोग इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ये आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी समाज है, इसे आप लोग देखेंगे। और देखिए ये नए शब्द लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ए स्टेट, क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी, ये पादरी आप देखेंगे कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। ये आप देखें टाइद, ये चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये आप लोगों से पूछ ले टाइद क्या होता है, तो आप लोगों को बताना होगा कि ये चर्च द्वारा वसूला जाता था कर एक, और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या होता है, ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, टैक्स था। आज आप लोग टैक्स देते हैं ना, उसी तरह से। और ये आप देखिए चित्र देखिए, जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। और अनाम, जिनका नाम मालूम ना हो उसे अनाम कहते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा, समझिएगा। कोई अगर परेशानी होती है तो आप लोग जरूर नीचे मुझे बताइएगा, अगली बात करिए। देखिए आप लोग इस तरह के अभ्यास के लिए आपके सामने क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, तो इनको जब आप लोग अध्याय को पढ़ लेते हैं, टॉपिक को एक को पढ़ लेते हैं, तो उसके जो आप लोग देखेंगे अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें भी आप लोग प्रैक्टिस किया करिएगा, समझा करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं आपकी, जैसे 1774 लुई, आप देखेंगे कि लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। तो ये डेटें आप लोगों को याद हो जाएंगी आप लोग पढ़ते पढ़ते, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशान होना है। टेनिस कोर्ट में शपथ, ये आप लोग देख रहे हैं। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। चलिए इसे देख लीजिए आप लोग। ये भय की लहर का प्रसार आप देखिए, और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया फिर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में पढ़ते रहिए, और आपके जो भी हों कुछ सवाल सुझाव तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। देखिए टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों या बर्छीदार गट्टर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता पर ही बल है। ये आप लोगों ने कहानी भी बचपन में पढ़ी होगी। एक आप देखते हैं कि पिता 4 बच्चों को बुलाता है, वो अलग अलग लकड़ी देता है, सभी तोड़ देते हैं, फिर इकट्ठा बांध के देता है। ये सब कहानी आप लोग पढ़ते रहते हैं। त्रिभुज के अंदर रोशनी, विकृति आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। और आप लोग देखते हैं कि इस तरह के चित्र आजकल भी आप लोगों को कई जगह देखने को मिलते हैं, तो इन्हें आप लोग समझ पाएंगे प्रतीकों को। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक, राजदंड। अपनी मूछ मोह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक, अंगूठी की कोई और छोड़ नहीं होता है। चलिए ये भी आप देखिए। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। नीला सफेद लाल, फ्रांस की राष्ट्रीय रंग। और ये आप देखिए डेनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। विधि पट, कानून सबके लिए समान है, उसमें
उसकी नज़र में सब बराबर हैं। आप लोग मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं ना, संविधान के भाग 3 में, तो उसी सब की बात हो रही है। ये सब देखते रहिए आप लोग। ये आप लोगों को देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना, ये देशद्रोह है। और आप देखते हैं कि हमारे देश में आजकल देशद्रोह काफ़ी शब्द चर्चा में बना रहता है। अब आप देखिए, आपके सामने शब्द आता होगा ये देशद्रोह, देशद्रोही, तो आप लोगों को जिसने ना पढ़ा होगा, बेस जिसका मजबूत नहीं होगा, वो पूछता रहेगा फिर, सर ये देशद्रोही क्या होते हैं, देशद्रोह क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ी होगी, समझा होगा, तो ये शब्द आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। और अगर आप लोग ये फ्लो बनाकर चलते हैं ना, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको कोई परेशानी होगी। हाँ, परेशानी हो सकती है अगर आप लोग कक्षा 8वीं तक की किताबें छोड़ दें, फिर डायरेक्ट आप 10वीं 12वीं 11वीं की पढ़ने लगें, तो क्योंकि आपका पहले आपको मालूम ही नहीं होगा। अब देखिए, आप ही बताइए, आप नीचे की सीढ़ियाँ छोड़ के डायरेक्ट 12वीं 11वीं सीढ़ी पर कैसे पहुंच सकते हैं। एक एक सीढ़ी पर आप लोगों को चलना होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी देख लीजिए। ये बैठ के आराम से माइंड फ्रेश रख के, कोई याद मतलब आपको दिमाग में नहीं चलाना है कुछ, बड़े आराम से एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक हेडलाइन को अच्छे से आप लोगों को पढ़ते जाना है। क्या करना है, पढ़ते जाना है। दास प्रथा का उन्मूलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। निग्रो, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्रांति और रोजाना की जिंदगी आप लोग देखेंगे। चलिए तो ये आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। और देखिए, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं को आपको अभ्यास करना है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो जब आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाता है तो इनकी प्रैक्टिस किया करिएगा, और अगर आपको सभी के आंसर देना अच्छे से बन जाता है तो आप लोग समझिए कि आपने अच्छी तरह से ध्यान से इस किताब को फॉलो किया है, पढ़ा है। तो ये आपकी कक्षा 9वीं की इतिहास की किताब कवर हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की जो इतिहास की किताब है NCERT की, उसके बारे में बात कर लेंगे। और पहली बार में नोट्स बनाना नहीं चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल नहीं बनाना है। और बहुत सारे लोग आप में से कहते रहते हैं कि हम NCERT किताबें ना पढ़ के नोट्स पढ़ लें, उससे काम चल जाएगा। तो मैं कहता हूँ, देखिए, मैं नोट्स के खिलाफ हूँ पूरी तरह से, कि किसी दूसरे ने नोट्स बना के दे दिए आपको, आप उसी को पढ़ने लगे हुए हैं। नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में बनाए हुए। और जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो NCERT आप लोग हर हाल में 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। फिर आप लोगों को नोट्स पढ़ना है किसी और के, किसी कोचिंग के, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन 1 से 2 बार आप लोग हर हाल में NCERT किताबों की शकल देख लीजिएगा, उनके शब्दों से मिल लीजिएगा, उनकी हेडिंगों को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।